नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईटी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, एक महीने से भी कम का समय बचा हुआ है आपके पास और जितने भी क्वेश्चंस अब आपको कराए जा रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट मंथ स्टडी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पेपर्स लगाने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप पेपर लगाएंगे उतना ही जो है आप सीटेट पास करने के नज़दीक होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस जिस तरीके से दिए जा रहे हैं सेम इसी के तरीके के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए जाएंगे वो सब ध्यान रखिएगा, इसका नोट्स बना लीजिए और नोट्स का रिवीजन करते जाइए। मैंने आपको कंप्लीट मटेरियल प्रोवाइड कर रखा है, चाहे वो मैथ पेडागोजी का हो, वो चाहे सीडीपी का हो। मैंने कंप्लीट ईवीएस का भी सारे जो है बिल्कुल कंप्लीट नोट्स मटेरियल आपको प्रोवाइड किया है। जिन लोगों ने जो है नोट्स बनाया होगा वो सभी जो है डेली उस नोट्स का रिवीजन जरूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, उसको भी चैनल को सब्सक्राइब। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो प्लीज आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है। तो देखिए, जब भावनाओं की बात हो, पर्सनालिटी की बात हो, सामाजिक संबंध की बात हो और इनमें जो है परिवर्तन की बात हो रही हो या स्थिरता की बात हो रही हो तो इसको हम शामिल करेंगे मनोसामाजिक विकास के तहत। व्यक्तित्व में सिर्फ केवल व्यक्तित्व की बात होती है, भावनाओं में केवल भावनात्मक बात होगी, संज्ञानात्मक में सिर्फ केवल बुद्धि की बात होगी, बौद्धिक संबंध बौद्धिक ज्ञान की बात होगी, है ना। लेकिन मनोसामाजिक में मन और सामाजिक दोनों का जो है मेल है, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा, आपको कम से कम 3 क्वेश्चंस, देखिए 3 क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पार्ट में 3-3 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा बाइगोस्की से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इन क्वेश्चंस को भी गलतियां कर देते हैं सॉल्व करते हुए। ठीक है, इसलिए अच्छे से ध्यान से इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखिए, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने के लिए टीचर की क्या भूमिका होती है। तो हमें पता है कि वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण माना था वो था समाज और संस्कृति सामाजिक और सांस्कृतिक जो है, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, इन दोनों चीजों को महत्वपूर्ण माना था। तो अब यहां पे हमें आंसर उसी के संदर्भ में ढूंढना है। तो छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना होता है या आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। आलंबन का क्या मतलब होता है, आलंबन का मतलब होता है सपोर्ट, सपोर्ट के माध्यम से बच्चे के सीखने का मार्गदर्शन जो और का समर्थन करना, है ना। अब वो किस तरीके का मार्गदर्शन, मतलब आलंबन के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, है ना, ये कराना है। तो आंसर हो गया यहाँ पे बी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट भी है। सुजाता जो है नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वो नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि, मतलब वो नृत्य प्रतियोगिता में इसलिए भाग ले रही है क्योंकि उसको जो है प्राइज जो है मिलेगा, मतलब 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 कुछ जो है कुछ मिलेगा, तो ये पुरस्कार मिलेगा। उसकी चाह में जो है ये प्रतियोगिता में भाग ले रही है और उत्सुकता से ले रही है, मतलब जीतने की उसको चाह है ये, है ना। तो ये देखिए, आंतरिक रूप से प्रेरित है या फिर बाहरी रूप से प्रेरित है या महारत उन्मुख जो है शिक्षार्थी, मतलब नृत्य में महारत है इसलिए वो ऐसा कर रही है, या असफलता परिहार विद्यार्थी शिक्षार्थी है। तो देखिए, आंतरिक रूप से प्रेरित तो हो नहीं सकता। आंतरिक रूप से प्रेरित व्यक्ति आनंद के लिए कार्य करता है, आनंद के लिए कार्य करता है, उसको अंदर से महसूस हो रहा है कि मुझे ये कार्य करना है, उसकी रुचि हो रही है उस कार्य को करने में, उत्साहित होता है। तो यहाँ पे तो देखिए नगद पैसा मिल रहा है इसलिए ये बाहरी रूप से प्रेरित है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो 2 चीजें ध्यान रखिएगा, आंतरिक रूप से प्रेरित जो व्यक्ति होगा, आनंद शब्द आप याद रखना, या उसके इंटरेस्ट की चीज होगी, है ना। और बाहरी रूप से चीजें होती है जो किसी बाहर की चीजों के लिए, मतलब पैसे के आधार पे वो कार्य कर रहा है कि यहाँ पे पुरस्कार की जीती हुई राशि उसे मिल जाएगी, इसलिए वो नृत्य प्रतियोगिता में भाग ले रही है। ठीक है, पढ़ाई इसलिए व्यक्ति कर रहा है क्योंकि उसे पास होना बहुत जरूरी है। ठीक, ऐसे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तित्व जो है भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बच्चों के बीच व्यक्तिगत जो भी भिन्नताएं होती हैं, अगर व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों होंगी,
क्योंकि जो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो टिका होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे। इन्हीं दो कारणों से व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती है। बौद्धिक हो, चाहे वो चेहरे या रूप रंग से हो, चाहे किसी भी रूप में हो, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दो चीज़ हो। और अगर टीचर ऐसे लोगों के बीच में पढ़ा रहा है तो एक टीचर को क्या करना है, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी और रुचि के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को जो है नजरअंदाज करना चाहिए, या विभिन्नताएं जो होती हैं व्यक्तिगत, उसको मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या फिर सभी जो है शिक्षार्थियों के लिए एक अनन्य और सामान्य पाठ्यक्रम लागू। अनन्य देखिए, एक सामान्य पाठ्यक्रम तो लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई व्यक्तिगत विभिन्नता है, आप किसी बच्चे की समझ ही नहीं है उतनी, कोई शारीरिक रूप से अक्षम है, या किसी को दृष्टि बाधित है, कोई श्रवण बाधित है, या किसी कोई असामान्य से भी कम आईक्यू का है, वो देर से समझता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस उस पर करा दो तब जाके वो चीज़ें करता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता मतलब मान करके हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है। अब समावेशी कक्षा का क्या मतलब होता है, अगर इसका मूल अर्थ पता है तो समझ लीजिए, आंसर दे देंगे। तो समावेशी कक्षा वो होती है जहां पे भाई सभी प्रकार के जो है लोग वहां पे पढ़ते हो, चाहे वो किसी आर्थिक बात हो, चाहे ऊंचा नीचा हो कोई व्यक्ति हो, है ना, चाहे वो कोई शारीरिक कोई भी विशेष बालक हो, है ना, या सामान्य बालक हो, या किसी भी तरीके का जो है जाति से आधारित हो, सब प्रकार के बालक उस जो है क्लास में बाकायदा सबके साथ जो है शेयर के साथ जो है एक चेयर में सभी, ऐसा नहीं कि भैया इस वर्ग के लोग यहाँ बैठेंगे, सामान्य बालक इधर बैठेंगे, दृष्टिबाधित बालक इधर बैठेंगे, ऐसे नहीं है। ये होती समावेशी कक्षा। ठीक है, कक्षा दे रहे हैं तो क्लास हो गया, क्लास में बैठ रहा है। समावेशी स्कूल होता है, स्कूल में पढ़ता, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पे विविध दृष्टिकोण का समावेश, ये बात का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ये तो है उदाहरण समावेशी, क्योंकि विविध दृष्टिकोण का समावेश होता है, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, बच्चे अलग अलग दृष्टिकोण वाले होते हैं। उचित समावेशन का पालन करना चाहिए, उनके बीच में आपको कैसे जो है चीज़ों को जो है ज़रूरत होती है उसका पालन करना चाहिए। विभेदित निर्देश या प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहन, हमें ये नहीं करना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी, मतलब एक दूसरे के बीच में प्रतिस्पर्धा का जो है भावना नहीं जागृत करानी चाहिए, क्योंकि भाई सभी बालक अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो 5 का यहाँ पे आंसर हो गया डी। लोकाचार का मतलब होता है भावना, प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहन देना, है ना, एक दूसरे के बीच जो है प्रतिस्पर्धा की भावना को जो है प्रोत्साहित करना। ठीक है, लोकाचार का मतलब होता है भावना। ठीक है, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन क्या है। तो एक प्रगतिशील जो कक्षा होती है, प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, जहां पे बच्चे को स्वयं सीखने के लिए प्रेरित किया जाता हो, जहां पे बच्चा गतिविधियों से सीखता हो। तो यहाँ पे जो आकलन होता है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता, योगात्मक नहीं होता, मानक संदर्भित नहीं होता। यहाँ पे जो आकलन होता है वो है गतिशील होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। जो लोग पेपर दे रहे हैं इस वक्त, मेरा इस पेपर को लगा रहे हैं, यकीनन मैं आपसे कह सकता हूं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, और बहुत सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मेरे समझाने में किसी भी प्रकार की भी कोई कमी रह जाती हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं उसमें और जो है कंसेप्ट, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंसेप्ट पढ़ा सकूं, या फिर मैं ज़्यादा बता रहा हूं, कुछ भी बात हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक जो है अभिप्रेरणा का उदाहरण है। अब मैंने कहा था ना, बाहरी अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का होता है मोटिवेशन। ठीक है, अब आंतरिक रूप से मोटिवेशन, जब स्वयं से मोटिवेट क्यों हो गए, आप स्कूल से छुट्टी हुई, आप घर आए, आपने खाना खाया, आराम किया, और आप तुरंत अपनी कॉपी किताब लेकर के बैठ गए पढ़ने के लिए। तो आप क्या होंगे, बाहरी रूप से प्रेरित होंगे कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। तो इसका मतलब है आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, उस कार्य को करने में आपको मजा आ रहा है, अच्छा लगता है ना। तो यहां पे डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, ये सब बाहरी रूप से। डांट से बचना मतलब बाहर से प्रेरित हो, डांट तो बाहरी कोई देगा ना। पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, ये भी जो है बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। आनंद के लिए, व्यक्तिगत, अपने स्वयं, मुझे अच्छा लगता है ये कार्य करके,
मुझे ये इंस्ट्रूमेंट, मुझे गिटार बजा करके, हारमोनियम बजा के, मुझे ड्रम बजा करके मज़ा आता है ना, फ्लूट बजा के, मतलब बांसुरी बजा के मुझे मज़ा आता है। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा नई जानकारी को अपनी पुरानी स्कीमा में फिट कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अब ध्यान रखिएगा, स्कीमा जो शब्द है ये पूरा क्वेश्चन जुड़ा हुआ है पियाजे से। ये क्वेश्चन पियाजे से जुड़ा हुआ था है, और मैं आपको बता दूं कि पेपर 1 और पेपर 2 तकरीबन तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चन दोनों एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अच्छे से तैयार कर लेना इस टॉपिक को, बिल्कुल भी गलती, मतलब किसी भी रूप में, चाहे जैसा क्वेश्चन वो दे, चाहे जितना कठिन दे, क्वेश्चन ये गलत नहीं होना चाहिए पियाजे से। अगर आपने ऐसे क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है सीटेट क्वालिफाई कर पाना। ठीक है, और अगर अभी भी आपको लगता है कि पियाजे आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, तो प्लीज आप मेरा वीडियो जरूर देख लें। एक बार देख लो वीडियो, उसका नोट्स बना लो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे पियाजे, पहली बात तो ये क्वेश्चन पता चल गया कि ये पियाजे से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है आत्मसातीकरण, जिसे कहते हैं हम एसिमिलेशन। अब यहां पे इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो नई जानकारी होती है, पुरानी जानकारी, स्कीमा क्या होता है? एक तरीके से पुरानी जानकारी। ठीक है, पुरानी जानकारी। अब पुरानी जानकारी, जो भी आपके दिमाग में जानकारी भरी हुई है, जो भी आपके दिमाग में जानकारी भरी हुई है, उसी को हम स्कीमा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, उसी को हमने स्कीमा शब्द दिया है, मतलब पियाजे ने दिया है। और इस पुरानी जानकारी, उस स्कीमा में कोई जानकारी नई हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो कहलाता है आत्मसातीकरण। अब जैसे जितनी भी पक्षी होते हैं वो उड़ सकते हैं, ये हमें जानकारी मिल गई, तो ये हमारी जानकारी होगी कि पक्षी उड़ सकते हैं, और जितने भी पक्षी होते हैं उड़ सकते हैं। अभी बच्चा जानता था कि केवल तोता उड़ सकता था, अब जानता है कि तोता और कबूतर और जो है चिड़िया छोटी छोटी, उसने बहुत सारे और पक्षी के उदाहरण देखे, और उसने ये जानकारी ऐड करता जा रहा है, पुरानी जानकारी में बहुत सारी चिड़ियाओं के नाम ऐड करता जा रहा है। तो इसको पता चल गया कि चिड़िया उड़ सकती है, ये उसने जानकारी में ऐड कर दिया। इसी को कहते हैं एसिमिलेशन। और एक और चीज यहां पे पूछी जाएगी आपसे, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या होता है? इन दोनों के बीच का, है ना, संतुलन। कहां पे कौन सी जानकारी रखनी है और कहां पे कौन सी जानकारी संशोधित करनी, इसका संतुलन। एकोमोडेशन में क्या होता है? नई जानकारी को पुरानी जानकारी से संशोधित कर देना, यहां पे ऐड कर लेता है, फिट कर लेता है, जोड़ लेता है, बदल। यहां पे एकोमोडेशन में संशोधन शब्द आपको देखने को मिलेगा, संशोधन, या फिर बदलाव, बदलाव, या फिर बदलना, चेंज करना, इस तरीके के कोई भी शब्द हो सकते हैं, है ना। तो पुरानी जानकारी, नई जानकारी को पुरानी जानकारी में जो है संशोधित कर देना, पुरानी जानकारी को नई, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब जैसे क्या होगा उदाहरण, वहां पे मैंने कहा एसिमिलेशन में कि बच्चा जो है सारे जो है पक्षी उड़ सकते हैं। अब उसने देखा कि अब जो है अनुकूलन एकोमोडेशन में एक उदाहरण दिया गया कि सारे पक्षी तो उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते, जैसे जिसे कहते हैं पेंगुइन, पेंगुइन, या फिर कह सकते हैं शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग भी उड़ नहीं सकता। तो ऐसे कुछ पक्षियों के नाम भी बता दिए गए। ठीक है, जो पक्षी तो हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। ठीक है, चलिए, बच्चा पहली बार नारियल देखकर उसे गेंद कहता है, बाद में सीखता है नारियल गेंद नहीं है। अब देखिए, पहले उसने कहा नारियल, उसको हर गोल चीज जो है गेंद नजर आती है, पर एक दिन फिर हमने उससे बोला, पेरेंट्स ने उससे बोला, बेटा ये गेंद नहीं है, ये नारियल है। तो उसने अब नारियल कहना शुरू कर दिया, नारियल को। ठीक है, तो इसको आप क्या नाम देंगे भाई? इसको अनुकूलन, इसी को तो हमने एकोमोडेशन कहा है। ठीक है, चलिए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन आत्मचेतना मतलब इमेजिनरी ऑडियंस, इसका संबंध जो है बच्चे के किशोरावस्था से है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। जो लोगों ने आंसर सी लॉक किया है वो सभी सही होंगे। ठीक है,
ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाते रहिए, यकीनन आपके पेपर्स मतलब सीटेट का एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होइए, डेली एक पेपर ज़रूर लगाइए। 100 मतलब उसको लगाए बिना आप आपका जो है सोना नहीं है आपको रात में, है ना? चलिए, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? अब कौन-सा जो है बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शा रहा है? तो बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन हैं, ये बाल केंद्रित कक्षा के जो है एक मतलब क्वालिटी है, तो ये तो बिल्कुल है दर्शा रहा है। बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। भाई बच्चे की जो भी उसमें गुणात्मक रूप से जो भी विकास कर रहा है उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट की जाती है, ये भी बात है। गतिविधि के आधार पर बच्चों की बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन भी किया जाता है। शिक्षक टीचर जो होता है पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है और छात्रों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखाता है, तो ये एक बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है। बाल केंद्रित कक्षा में क्या होता है कि जो भी कुछ हो रहा है क्लास में उसमें जो है बच्चा इन्वॉल्व होगा। बच्चा स्वयं से कार्य करने का प्रयास करेगा, स्वयं से अपनी समस्याओं को ढूंढने का प्रयास करेगा। हर चीज जो है बच्चे को ध्यान में रख करके ही एक्टिविटी कराई जाती है। तो बच्चा जो है केंद्र, बाल केंद्रित मतलब बच्चा केंद्र में है ना? हर चीज जो है बच्चे को ही इर्द गिर्द में रखा जाएगा। जो भी ये बच्चा है यहाँ पे और जितनी भी एक्टिविटी होंगी इसी को केंद्र में रख करके ही होंगी। ठीक है, चलिए। दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। अब ये वाक्य है। अगर हम वाक्य की बात करें तो यहां पे वाक्य की दृष्टि से ये गलत है कि दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था राम का भाई। राम का भाई दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था, है ना? इस तरीके से कह सकते थे। लेकिन अगर हम अर्थ की दृष्टि से कहें कि अर्थ निकल रहा है कि नहीं, मीनिंगफुल अर्थ दे रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। भाई दौड़ते हुए जा रहा था, कौन जा रहा था? राम का भाई जा रहा था। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। अर्थ विन्यास की दृष्टि से तो सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से यह सही नहीं होगा। ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अधिक अच्छा रहता है। मतलब बच्चों जो लड़कियां होती हैं उनकी हैंड राइटिंग जो है लड़कों की अपेक्षा अधिक अच्छी होती है, जबकि पुरुष जो होते हैं वो गणित में और तर्क करने में अधिक अच्छे होते हैं। तो ये जो है पूर्णतः सत्य है कि ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को जेंडर जो है स्टीरियोटाइप का उदाहरण है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो लड़का और लड़की में भेद करता है। वो ये मानता नहीं है कि लड़का और लड़की दोनों बराबर हैं, दोनों ही सेम काम करने के लिए कैपेबल है। चाहे वो लड़की खाना बनाए या लड़का खाना बनाए, दोनों का काम है। ऐसा नहीं है कि वो, तो जो भी ऐसा कोई सोचता है कि लड़कियां ये करती हैं, लड़कियां ये करेंगी, लड़के डांस नहीं करना चाहिए, लड़कों को जूडो कराटा करना चाहिए, लड़कियों को डांस नृत्य करना चाहिए, लड़कियों को जो है ये सब मारपीट वाले जूडो कराटे इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ये सब लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब बहुत समय से चला आ रहा है। पुराने समय से ये धारणाएं बनी हुई है आदमी और औरत के बीच में, तो वो आगे भी चलती जा रही है। ठीक है, ये इस मानसिकता को दर्शाता है। वैयक्तिक जो है विभिन्नता का प्रमुख कारण है। तो वैयक्तिक विभिन्नता जो आप देखते हो ना, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस आप देखते हो एक बच्चे में, भाई दो मान लीजिए 10 बच्चे खड़े हैं आपकी आंखों के सामने, है ना? उन 10 बच्चे रंग रूप उनकी बातचीत, है ना, और चाहे उनके एक टीचर बोर्ड में सेम एक्टिविटी कराते हुए सिखा रहा है, लेकिन 10 में से 10 के 10 अलग अलग तरीके से उस जो है एक्टिविटी को सीखेंगे, उस कार्य को भी अलग अलग तरीके से करेंगे। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है, ये इसका क्या प्रमुख कारण है? तो इसका प्रमुख कारण है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो टिका है हेरिडिटी, जिसे कहते हैं वंशानुक्रम, और इन्वायरमेंट, इन दोनों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम है। आपको हेरिडिटी से कुछ चीजें मिलती हैं, माता पिता के गुणों से कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे रंग रूप हाइट आकार शारीरिक ज्ञान गुण संज्ञानात्मक विकास, और इन्वायरमेंट से जो है उसको पोषण मिलता है, इस हेरिडिटी को पोषण दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आयु का इससे कोई संबंध नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे आयु भी लगा देते हैं, ये गलत जवाब होगा। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? तो मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं और इसमें से कौन? तो देखिए, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, लेकिन सृजनात्मक मूल्यांकन किसी भी कोई चीज प्रकार नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए।
विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान डॉट डॉट के बाद होना चाहिए। तो विद्यार्थी जब सीखता है तो कुछ तो छूट जाता है ना भाई। सीखने जब आप कुछ सीखते हो ए बी सी डी, ए से मान लीजिए एक छोटे बच्चे के संदर्भ में आपने बच्चे से कहा कि ए से एम तक का जो है अल्फाबेट सुनाओ, तो ए बी सी डी ई ऐसे सुनता है तो बीच में दो चार चीजें छूट जाता है। उसी रिक्तियों की बात कर रहा है तो सीखने के दौरान कुछ छूट जाता है, उसके दिमाग में कुछ याद नहीं रहता, कुछ छूट जाता है, उसका निदान कैसा होना चाहिए? तो भैया उसका निदान सघन अभ्यास के द्वारा होना चाहिए या सभी पाठ को दोबारा व्यवस्थित रूप से दोहराना। दोहराना बिल्कुल भी नहीं है हमें, मतलब प्रोग्रेसिव हम आंसर की बात करें, दोहराता तो हर कोई है, लेकिन प्रोग्रेसिव आंसर की अगर हम बात करें, तर्क संगत आंसर की बात करें, तो हमें समुचित उपचारात्मक कार्य किए जाने चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी यहां पे सही होगा, है ना। समुचित जो है उपचारात्मक कार्य क्या होता है कि मतलब विशेष और लक्ष्य आधारित जो है उपचारात्मक कार्य किया जाना चाहिए, इसका मूल अर्थ यही निकलता है। ठीक है, चलिए। परीक्षा में कम अंक आने वाले विद्यार्थियों को दंड देना चाहिए या फिर विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए, मतलब किसी और दूसरे स्कूल में, या केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए, या फिर उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। तो भाई जैसा कि मैंने पहली बार हर बार कहा है कि एक स्कूल में केवल स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते, उसमें समावेश बहुत टाइप के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी अपनी अपनी जो है कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। उनकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। जब आप उनकी पहचान कर लोगे ना, आपने क्लास में जाने से पहले जब आप क्लास में इंटर करते हो और आप बच्चों की तरफ देखते हो, तब आप देखते हो कि कुछ बच्चों को आप देखते हो कि अच्छा इसमें से कुछ बच्चों को सुनाई नहीं देता, कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, कुछ बच्चों का आईक्यू कमज़ोर है, कुछ बच्चे सामान्य से स्लो हैं थोड़े से। ऐसे बच्चों को जब आप पहचान कर लेते हो, तब आप उनको जो है उनकी आवश्यकता के अनुसार जो है एक्टिविटी कराते हो, पढ़ाते हो, ये सारी चीज़ें। तो परीक्षा में तभी तो कम अंक आएंगे, तभी जब जब कम अंक आएंगे तभी तो आप व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आप उनको सहायता देनी चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन ए। इसके बहुत सारे आंसर है, जो मैंने समझाया वो आपको आंसर है ही है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, इतना कुछ आप बस समझना आना चाहिए कि परीक्षा में कम अंक आने पर विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार क्या है? अब देखिए वही चीज, समावेशी शिक्षा, इसका मूल अर्थ क्या होता है? तो आप देखिए, समाज में विभिन्नता है, यह हम सभी को पता है भाई। समाज में आर्थिक अमीरी, गरीबी, जाति, वर्ण, सबके आधार पर विविधता, भाषा के आधार पर विविधता देखने, क्षेत्रीय विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो समाज में विविधता है और विद्यालयों को इस विविधता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की जरूरत है। बस वही आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो गया। मस्तिष्क के में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को क्या कहेंगे? तो मस्तिष्क में किसी प्रकार की अगर कोई क्षति है और बच्चा बातचीत में उसको कठिनाई हो रही है, तो उसे कहेंगे अफेजिया। अफेजिया, ठीक है। इसके कारण जो है मतलब बच्चे को अफेजिया में क्या होता है कि एक से अधिक विकार देखने को मिल सकते हैं। एक से अधिक विकार देखने को मिल जाता है। अब एक से अधिक क्या हो सकता है? जैसे लेखन में कठिनाई, बोलने में कठिनाई, पढ़ने में कठिनाई, समझने में कठिनाई, तो ये सभी अफेजिया के अंतर्गत आता है। डिसलेक्सिया क्या होता है? तो डिसलेक्सिया एक लेखन विकार है जहां पे बच्चा लिखने में दिक्कत होती है, शब्दों को पहचान नहीं पाता, है ना। बी को डी लिख देगा, डी को बी लिख देगा, इस तरीके से होता है। डिसकैलकुलिया में जो होता है गणना संबंधी विकार है, यहाँ पे बच्चा मैथमेटिकल गणना को नहीं कर पाता। और डिसफेजिया जो होता है ये एक खाने पीने में जो कठिनाई बच्चे को मतलब एक तरीके से खाने को निगलने में कठिनाई होती है, इस तरीके से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे चारों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना रखा है। चोरी करने वाले बालकों के उपचार हेतु निम्नलिखित में से क्या कदम उठाना चाहिए? अब चोरी जो बच्चे करते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको पहली बात तो सेल्फ जो है कंट्रोल की भावना का विकास करना चाहिए। भाई कंट्रोल नहीं, ये गलत बात होती है। इस तरीके से आप नैतिक बातें बता करके, उदाहरण दे करके आप उनको सेल्फ कंट्रोल करना सिखाइए। जैसे बच्चे को टॉयलेट आती है तो ऐसा तो नहीं है कि खड़े होकर कहीं भी कर देता है, तो सेल्फ कंट्रोल सिखाते हैं। यहाँ तक कि जानवरों तक को जो है सेल्फ कंट्रोल करना आ जाता है। तो आप जब सेल्फ कंट्रोल की हैबिट सिखाएंगे, कुछ में प्रैक्टिस कराएंगे डे बाय डे, तो इससे बच्चा
जो है आप दूसरे के घर जाएगा तो उनकी चीज़ों को छुएगा नहीं। बच्चों को उचित और अनुचित मतलब सही और गलत के बीच में अंतर बताना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि चोरी एक सामाजिक बुराई है, अगर तुम चोरी करोगे तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, यू आर अ बैड बॉय, ऐसे कुछ बताएंगे हम, है ना। तो यहाँ पे हम सारे जो है तरीके आजमा सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। टीचर जो है बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। अब सृजनात्मक विचार क्या होता है भाई? अगर रट्टू तो तक उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहेगा तो सृजनात्मकता का तो विकास बिल्कुल भी नहीं होगा। उसे प्रत्यास्मरण आधारित जो है प्रश्न पूछ करके या फिर बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे करके, जैसे ये 21वां क्वेश्चन जो है, इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ये अभिसारी प्रश्न होते हैं और इस तरीके के प्रश्नों से बच्चे में सृजनात्मकता का विकास नहीं होता। सृजनात्मकता का विकास तब होता है जब बच्चा प्रश्न पूछा जाए बच्चे से और उसका उत्तर वो स्वयं से सोचे, खोजे, है ना, स्वयं से उत्तर खोजने का प्रयास करे और संभवतः कई उत्तर दे सके। जैसे प्रदूषण क्या क्या होता है, तो भैया वो बताएगा, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है ना, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, इस तरीके से बताएगा। तो समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए कहकर, है ना, जब कोई समस्या देंगे उसके विभिन्न तरीके को सोचेगा। इस तरीके से हम बच्चे के अंदर सृजनात्मकता का विकास हम कर सकते हैं। बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व हैं। अब सीखने के लिए क्या जरूर है? अभ्यास, तत्परता और अंतर्दृष्टि, ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं सीखने के लिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसी उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करता है? तो देखिए, बच्चे में किस प्रकार का प्रश्न जब हम पूछें तो विश्लेषण करें उस प्रश्न को, बाकायदा उसके हर एक पार्ट सेक्शन के बारे में सोचें कि इस क्वेश्चन में इतना, जैसे भाई आप जब आईएएस का एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन आपको मान लीजिए ये दिया गया, तो हम पहले पढ़ते हैं कि नागरिक अधिकार अधिनियम के बारे में पूछा गया है और कौन से अधिनियम के बारे में, 1964 के बारे में पूछा गया है, और क्या और कैसे और कहाँ और प्रस्तावित, ये सारे चीज़ों को पूछा गया। तो यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन को हम तोड़ते हैं, विश्लेषण करते हैं और फिर हम उसका मूल्यांकन करते हैं, है ना। फिर जैसे जैसे इस तरीके से, तो आंसर यहाँ पे जुड़ा हुआ देखिए, अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच में क्या अंतर कर पाते हैं और क्यों कर पा रहे हैं, इन सब के बारे में जवाब देना। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, यहाँ पे सही जवाब होगा। छात्रों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करना और पाड़ प्रदान करना, पाड़ मतलब होता है टेम्परेरी हेल्प, टेम्परेरी हेल्प प्रदान करना, किसका उदाहरण है? तो देखिए, जब टेम्परेरी इस शब्द का जिक्र हो जाए तो यहां पे ZPD शब्द का इस्तेमाल हो जाएगा, जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको कहेंगे। ZPD समीपस्थ विकास क्षेत्र, समीप का विकास क्षेत्र मतलब कोई कार्य अकेले के लिए तो मुश्किल है लेकिन उसको सहायता मिल जाए तो उसी कार्य को कंप्लीट कर सकता है, कुछ जो है कार्य को, तो वही होता है ZPD। ठीक है, इसका फोल्डिंग भी यही होता है कि अस्थायी मदद से बच्चा जो है अपने कार्य को कंप्लीट कर पाता है। ठीक है, ये शब्द याद रखना, बस इतना ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है? तो सीखने के लिए क्या जरूरी है? अनुबंधन जरूरी है या फिर रटकर याद करना जरूरी? रटना शब्द तो निगेटिव है। अनुकरण जरूरी है या अर्थ निर्माण जरूरी है? तो सीखने के लिए नकल करना जरूरी है, अनुकरण, आप चीजों को देख करके सीखते हैं। जैसे मिमिक्री, मिमिक्री का क्या होता है? मिमिक्री, या फिर इंग्लिश में दूसरा टर्म कहें अनुकरण का, इमिटेशन। तो इमिटेशन, अनुकरण, मिमिक्री, ये सभी इसके सही आंसर होंगे। ऑप्शन यहां पे सी इसका सही जवाब होगा। शैक्षिक प्रक्रिया के 3 प्रमुख बिंदु होते हैं जो शिक्षार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण, महत्व के विषय हैं, वो है कौन से? तो उद्देश्य, भाई जो भी आप पढ़ रहे हो वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, अधिगम, अनुभव, प्रक्रियाएं और विद्यार्थी का मूल्य निर्धारण करना। तो यहाँ पे तीनों ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? तो देखिए, स्किनर के अनुसार जो बच्चे सीखते हैं भाषा के संदर्भ में वो अनुकरण और पुनर्वलन, ये 2 शब्द जो जुड़ा हुआ है ये स्किनर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सार्थक अधिगम क्या होता है?
तो सार्थक जो अधिगम होगा वो जो भी आप सीख रहे हैं, है ना? वो बस सार्थक रूप से आप सार्थक मतलब सीख पाएँ। वयस्कों और अधिक सक्षम व्यक्तियों का अनुकरण या फिर उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य, दी गई सूचना का निष्क्रिय ग्रहण या फिर निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण कर पाना सार्थक अधिगम कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। तो सार्थक अधिगम मतलब होता है निजी अपने अनुभवों से ज्ञान की संरचना का निर्माण कर पाना, सक्रिय निर्माण कर पाना। आंसर हो गया ऑप्शन डी। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम कैसा होता है? तो एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में टीचर द्वारा लिखवाया जाता है, विद्यार्थी निष्क्रिय तो तुरंत हटा दीजिए। यहाँ पे उद्दीपक और अनुक्रिया के जोड़ से होता है, शिक्षक द्वारा पुनर्वलन होता है या शिक्षार्थियों के द्वारा स्वयं। तो देखिए रचनात्मक शब्द जुड़ा हो तो यहाँ पे स्वयं शब्द स्वयं सृजित किया जाएगा, जो एक सक्रिय भूमिका शब्द है। तो यहाँ पे दो दो जो है टैगवर्ड है, आंसर है, हम तुरंत आंसर डी लगा देंगे। बहुत ही मिली सेकेंड में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कक्षा में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास क्यों किया जाना चाहिए? तो भैया बच्चे के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास क्यों किया जाना चाहिए? ताकि बच्चे के अंदर खेल से दूर किया जाए, पढ़ाई में व्यस्त रखना, ये सब तो फिलहाल बिल्कुल बकवास है। आंसर हो गया ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा कि उसमें वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए वैज्ञानिक अन्वेषक के गुणों का विकास किया जाना चाहिए बच्चे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।